नाज़रीन, वेलकम बैक। ये 92 न्यूज़ की एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट है जो 7 बजे इसका आगाज़ हुआ और 9 बजे तक चलेगी। और इस वक्त मेरे साथ दोबारा मौजूद है मेरे साथ इरशाद अहमद आरिफ साहब, जो कि ग्रुप एडिटर हैं रोज़नामा 92 के। साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब हफीज़ुर नियाज़ी साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मुमताज़ कॉलमिस्ट एनालिस्ट हैं। और डॉक्टर दानिश भी मेरे साथ हैं, जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब का कौम से खिताब सुना और आपने देखा कि कैसे उस खिताब में 2 या 3 उनके पहलू जो थे इस खिताब में बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहले उन्होंने एक बैकग्राउंड, एक पस मंज़र डिस्क्राइब किया, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है जिसमें एक अदम एतमाद की तहरीक की तरफ भी उनका इशारा था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात पे इशारा किया कि किस तरह पाकिस्तान में 400 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, किस तरह से पाकिस्तान की हुकूमतें जो हैं वो अमेरिका के सामने हाथ बांध के खड़ी रहीं, कभी उन्होंने पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं उसको नहीं उठाया। और कैसे जो कम्युनिके रिसीव हुआ है एक बैरूनी मुल्क से, जिसका नाम भी उन्होंने ले दिया, लेकिन वो जो कम्युनिके है वो कम्युनिके में किस किस्म के मुतालबे किए गए हैं। कम्युनिके में कहा गया कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो दरहकीकत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की खारजा पॉलिसी है, और अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रहेंगे तो फिर पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसके नताइज जो है वो पाकिस्तान के लिए निकल सकते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल उठाया कि जो अपोजिशन के लीडर हैं, जो अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए हैं, जो इस वक्त लोगों को बिठाया भी हुआ है सिंध हाउस में, मैरियत में, ये लोग इस बैरूनी ताकत को या मगरब को किस किस्म का एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ ये उन्हें ऑफ़र कर सकेंगे पाकिस्तान से जिसकी कि अमेरिका को या वहाँ के मगरबी ममालिक को उसकी ज़रूरत है? इस हवाले से भी उन्होंने बात की कि हमारा रूस जाना क्यों ज़रूरी था, बिकॉज़ एनर्जी, तवानाई, गैस और उन तमाम चीज़ों के लिए हमें रूस की ज़रूरत है। और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को बाकी दुनिया के ममालिक की तरह एक आज़ाद खारजा पॉलिसी की ज़रूरत है, ये पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज़ पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर करेगा, उसके ऊपर एक आका बैठा होगा, तो कोई भी ऐसा मुल्क जिसको एक आका जिसके ऊपर बैठा होता है वो एक हद से आगे तरक्की नहीं कर सकता। सियासी एतबार से जो बात हमें समझ आती है कि वज़ीर-ए-आज़म टोटली रिकनसाइल्ड है कि इतवार के दिन, संडे के दिन उनकी हुकूमत के बचने या ना बचने का फ़ैसला हो जाएगा। वो अपोजिशन में बैठने के लिए और सड़कों से एक तहरीक चलाने में कमरबस्ता नज़र आते हैं। उन्होंने 2 चीज़ें कही। उन्होंने कहा कि जो लोग सिंध हाउस में बैठे हैं, जो लोग मैरियत होटल में बैठे हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए कि अगर वो वहाँ जाकर वोट डालेंगे, मैं देखूंगा वो जब वोट डालेंगे किस तरह से डालेंगे, बिकॉज़ लोग उनको कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तर रिलायंस इस मौके पर आवाम के कॉन्शियस पे है, आवाम के ज़मीर के ऊपर है। वो समझते हैं कि लोगों का एक खौफ होगा, लोगों की एक कॉन्शियसनेस का, उनके ज़मीर का जो है वो एक खौफ जो है उसके ऊपर होगा। और उन्होंने फिर ये भी वार्न किया, उन्होंने कहा कि कोई ये ना सोचे कि इमरान खान जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रहेगा, खामोश रहेगा। मेरा तो कोई ना जायदाद का मसला है, ना कोई दौलत का मसला है, मैं किसी पर्ची के नतीजे में लीडर बनना नहीं हूँ, ना मेरा कोई फैक्ट्री का मसला है। मैं तो जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचा हूँ और इस स्टेज के बाद जो भी होगा उसके बाद भी मेरी जद्दोजहद जो है जारी रहेगी। ये तो एक समरी है। अब मैं देखता हूँ कि इस वक्त जी इरशाद आरिफ साहब भी, डॉक्टर दानिश साहब भी इस वक्त मेरे साथ हैं। इरशाद आरिफ साहब, आपको क्या समझ आता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की, जो मैंने 3-4 नुक्ते आपको बताए कि इमरान खान साहब ने रिकनसाइल कर लिया है इस फैक्ट से कि संडे के दिन फैसला हो जाएगा बिलाखिर कि उनकी हुकूमत को रहना है या नहीं रहना, और वो आगे की एक इलेक्शन की तैयारी के लिए, एक मुहिम के लिए मुझे तैयार नज़र आते हैं? यही उनका मकसद है कि अगर मेरी हुकूमत चली जाती है, उन्होंने अपना एक केस पेश किया है कि वो ये कहते हैं कि मैं अगर हूँ तो पाकिस्तान आगे ख़ुददार कौम के तौर पर, एक गैरतमंद कौम के तौर पर तरक्की भी करेगा, खुशहाली भी आएगी, उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी भी होगी, दुनिया में कोई इज़्ज़त भी होगी। अगर मैं ना रहा, मेरी हुकूमत ख़त्म हो गई, तो फिर वो लोग, ग़ुलामाना ज़हनियत के लोग मुसल्लत हो जाएंगे इस मुल्क पर, जिन्होंने पहले पाकिस्तान को लूटा, गैरों की ग़ुलामी की, और पाकिस्तान की जो एक इज़्ज़त और वक़ार वाला मुल्क था, क़ायद-ए-आज़म का बनाया हुआ मुल्क, अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की सरज़मीन थी, उसको ज़वाल की तरफ लेके गए। उसको एक उभरते हुए रियासत जो थी, जो मॉडल थी मलेशिया के लिए और कोरिया के लिए और कई और मुल्कों के लिए, उसको ज़वाल की तरफ लेके गए। उसको कौम जो है एक ऐसी खारजा पॉलिसी जिसके नतीजे में हम एक जंग भी लड़ रहे थे और ड्रोन हमले भी बर्दाश्त कर रहे थे, हम उन मुल्कों की जंग भी लड़ रहे थे और हमें दोगली पॉलिसी के ताना भी मिल रहा था। तो उन्होंने अपना एक केस पेश किया है और ये बताने की कोशिश की है कि मेरी हुकूमत का रहना क्यों ज़रूरी है एक ख़ुददार पाकिस्तान के लिए। अब ये फ़ैसला बहरहाल
अवाम ने तो नहीं करना उनकी हुकूमत के रहने ना रहने का, फ़ैसला तो पार्लियामेंट में होना है, या उन लोगों ने जो पार्लियामेंट से भी ज़्यादा ताकतवर हैं और इन फ़ैसलों को तब्दील करने की अहलियत रखते हैं या उन फ़ैसलों को आगे बढ़ाने की अहलियत रखते हैं। अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि क्या इमरान ख़ान की जो बातें हैं उनको भी अपील कर रही हैं या नहीं, क्योंकि आम आदमी जो है अगले इलेक्शन में ही कोई फ़ैसला कर सकता है अगर वो भी आज़ादाना और शफाफ इलेक्शन हुए, अगर उनको मैनेज ना किया गया। इरशाद आरिफ साहब, आपको लगता है कि जिस किस्म के हालात डेवलप हो चुके हैं, जितनी पोलराइजेशन अब हो चुकी है, इसमें कोई आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात जो हैं बहुत जल्दी मुमकिन होंगे? देखें, अगर तो कुछ हमने सबक सीखा है पिछले 3.5 साल से, 3.5 साल में एक इलेक्शन पर पहले, बल्कि उसको पहले 5 साल भी शामिल कर लें 13 के, एक इलेक्शन पर इल्ज़ाम लगा, फिर दूसरे इलेक्शन पर इल्ज़ाम लगा और पोलराइजेशन कौम के अंदर बढ़ी और उसकी लपेट में हमारे कौमी इदारे भी आए। अगर फिर इलेक्शन मैनेज होता है, इलेक्शन को शफाफ नहीं कराया जाता, अवाम का जो फ़ैसला है वो उसी तरह मुनक़िस नहीं होता, उस तरह सामने नहीं आता जिस तरह की उनकी ख्वाहिश है, तो इससे पाकिस्तान कमज़ोर होगा, जमहूरियत कमज़ोर होगी, पोलराइजेशन बढ़ेगी और अदम इस्तेकाम जन्म लेगा। तो अब मेरा ख़्याल है हमारी कौमी ज़रूरत है कि अगले इलेक्शन जो हैं वो बिल्कुल शफाफ और गैर जानिबदाराना हों और उससे पहले सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को पाबंद किया जाए जिस तरीके से भी हो सके कि वो कम अज़ कम इलेक्शन के प्रोसेस को मुतनाज़ ना बनाएं। ये गारंटी मिलनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और दूसरे इदारों की तरफ से भी। इलेक्शन शफाफ होंगे और किसी को इजाज़त नहीं होगी कि उसको बिला वजह गैर जानिबदाराना बनाए या उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगाए सिर्फ़ इसलिए कि वो इलेक्शन हार गया है। शफाफ इलेक्शन के नताइज को मिन्नन कबूल करना जो है, इसी पर ही पाकिस्तान के इस्तेहकाम का और जमहूरियत के इस्तेहकाम का दारोमदार है। डॉक्टर दानिश, क्या वजह है कि अपोजिशन की तमाम जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो कानून है उसको बदलना चाहती हैं? जो हम बात सुनते हैं हमें 3 महीने कम अज़ कम हुकूमत करनी है ताकि हम EVM के कानून को ख़त्म कर सकें। EVM में क्या ख़तरा नज़र आता है अपोजिशन की जमातों को? अच्छा सर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वज़ीर आज़म की तकरीर का मुझसे भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, क्योंकि फिर आप शायद ख़बरों में चले जाएंगे और मुझे आप इतना टाइम नहीं देंगे। मैं चंद बातें कर देता हूँ। मैंने अपने ट्वीट्स में ये बता दिया है कि वज़ीर आज़म आज कौम से ख़िताब करेंगे तो पहले अखलाकियात पे लेक्चर देंगे, दीन पे लेक्चर देंगे और उसके बाद एलिगेशंस लगाएंगे और उसके बाद जो है एक थ्रेड भी सामने आ जाएगी और फिर मायूसी का इज़हार करेंगे। आज की उनकी तकरीर मायूसी के अलावा कुछ नहीं है। मैं उसको दलाइल से बता सकता हूँ कि जो बातें उन्होंने की हैं, चाहे वो शिर्क की बात हो, चाहे वो आपके डाकू और चोर की बात हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बात हो। परवेज़ मुशर्रफ से इनके इख्तलाफात असूलों पे नहीं हुए थे, सीटों पे हुए थे। पूरी दुनिया को पता है, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अमेरिका, जो बाइडन आता है तो अमेरिका की मेजर पॉलिसी कभी भी किसी मुल्क के लिहाज से बदलती नहीं है अगर अपर लेवल पर लोग तब्दील हो जाएं। कल ट्रंप थे तो आप मिल के आए थे, तो वही अमेरिका आपके लिए ऐसा स्टेटमेंट आप देते हैं कि जी मैं जो हूँ आपके वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। लेकिन जो बाइडन आपसे बात नहीं करते हैं तो वही अमेरिका आपके लिए बुरा हो जाता है। फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी है कहाँ? ज़रा आइए डिस्कस करते हैं। कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपने? ये जो अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है, 35 साल पॉलिसी आपने चेंज की। अगर आपने चेंज की है तो उस पर आज आप ही रो रहे हैं। दूसरी बात ये कि 70 साल आपने भारत की पॉलिसी चेंज की तो आज आप ही रो रहे हैं। रेगुलर पॉलिसी थी। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप इस्लामियात दीन की बात करते हैं। पाकिस्तान का आइन आर्टिकल 2A और 227 मुकम्मल तौर पर कुरान और सुन्ना को कहता है, इम्प्लीमेंट कर दें। कौन कहता है? आप शिर्क की बात करते हैं। शिर्क का सबसे ख़तरनाक दर्जा ये है कि आप किसी के कब्र में जाकर सजदा रेज हो जाएं। मैं आगे इस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप छोड़ दें ये फैसला अवाम के ऊपर। आप आइन के अगर आप आइन को नहीं पकड़ेंगे, आप आइन पे नहीं चलेंगे, आप आइन पे नहीं जाएंगे। दूसरे मुल्क, भारत चाहता है पाकिस्तान टूट जाए, पाकिस्तान चाहता है भारत टूट जाए, अमेरिका की अपना इंटरेस्ट है।
अफगानिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का अपना इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के अंदर कैसी हुकूमत हो, इस खित्ते में क्या हालात हो, डॉक्टर कौन लोग हो, ये हर मुल्क करता मतलब है। आप उनकी मसला ये तकरीर से नहीं बड़े है। मायूस मसला हुए, ये है कि आप उनकी तकरीर से बड़े मायूस हुए। मैं समझ रहा हूं उस चीज को। मेरा मतलब ये था कि हमें सियासत का क्या पता चल रहा है, क्योंकि उनकी तकरीर से बात बड़ी वाज़ेह है कि वो समझते हैं कि इतवार के दिन फैसला हो जाएगा। तो वो मैंने उसकी समरी शुरू में दे दी थी तकरीर की। आप तकरीर से बड़े मायूस हुए, लेकिन आपके जो मेरा सवाल था कि अब जो इलेक्शन, जैसे कि इरशाद आरिफ साहब ने कहा कि हम समझते हैं कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, वज़ीर आज़म की हुकूमत बचती है तो भी इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, बचती नहीं है तो भी इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, इरशाद आरिफ साहब की बात से मैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर मुत्तफ़िक़ हूँ कि आपकी भी बात पे कि जी पाकिस्तान का जो सिस्टम है उस सिस्टम के लिहाज से मुकम्मल तौर पर शफाफ इंतखाबात माजी में नहीं हुए, ना आज हुए। हाँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 70 के इलेक्शन के बारे में बहुत सारे तज्ज़िया निगार ये कहते हैं कि वो इलेक्शन काफ़ी फेयर था, लेकिन उसका बाद कोई इलेक्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर फेयर नहीं है, इवन कि 2018 का। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, और ये सबकी उम्मीद होनी चाहिए कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स की कि फेयर इलेक्शंस हो और उसके अंदर जो भी आवाम फैसला करे वो आवाम का फैसला सामने आना चाहिए। नियाजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। नियाजी साहब, हमने देखा कि अपोजिशन की बहुत बड़ी डिमांड और एक्सपेक्टेशन ये है कि उनको हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए करना चाहते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे, और इस 3 माह में वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के कानून को ख़त्म करना चाहते हैं, ओवरसीज़ वोटिंग के कानून में भी तब्दीली करना चाहते हैं। क्या वजह है कि अपोजिशन की जमातें EVM से इतनी शदीद खौफ खाती? देखें जी, जैसे वज़ीर आज़म साहब ने आज एक तस्वुराती, ख्यालाती और एक बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि अजीबो गरीब एक जो हेलुसिनेशन के अंदर तकरीर की है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उससे कोई मुख्तलिफ नहीं है। इसके बारे में सिवाय शिबली फराज के, इमरान खान साहब के और फवाद चौधरी साहब के, और बाकी मेरी तरह के 2-4 और जाहिल शामिल कर लें, कोई बंदा बता ही नहीं, कभी मुमकिन ही नहीं है। फिर इसके ऊपर उन मुल्कों के अंदर जो इतने डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अबेंडन किया, ये बहस ही अलग है। इलेक्शन कमीशन जब कह रहा है कि साफ शफाफ इलेक्शन जो उनकी जिम्मेदारी कराना है और EVM पे नहीं हो सकता, और जब होगा तो बता देंगे, उन्होंने कहा पहले बना के तो दे दे। EVM मेरा अपना ख्याल है कि ये एक ऐसा हथकंडा था जिससे इलेक्शनों को मुलतवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई टाइम लिया जाता जी, कि चूंकि असम्बली ने कानून पास किया, चूंकि EVM नहीं बन रही, तो चूंकि 6 महीने और चाहिए, तो चूंकि इसलिए उसके बाद इंतखाबात होने चाहिए। देखें असल क्राइसिस क्या है। वज़ीर आज़म साहब, आप तलाशी दें, आइन कहता है आप गिनती कराएं, इसमें कौन सी कबात है, कौन सी अमरीकी साजिश इन्वॉल्व है। मतलब आप जब 96 के अंदर आसिफ अहमद अली साहब जब हमारे वजीर खारजा थे, माशाअल्लाह बकिया हयात हैं, जब हेनरी किसिंगर कहते हैं कि इमरान खान साहब की जो है हिफाजत आप करेंगे और आपकी जिम्मेदारी होगी, बेनजीर साहब को बता दें वज़ीर आज़म साहबा को कि उनको कुछ हो गए तो जिम्मेदार आप होंगे, तो कोई बैन अवी साजिश नहीं है। नवाज शरीफ साहब जब 98 के अंदर ये अरबों रुपए उनके लोगों बैर के अकाउंट में पड़े थे, एटमी धमाका करने इमरान खान साहब चूंकि सियासत के अंदर अभी भी तिफले मकतब हैं, उनको पता नहीं है कि ये मामूली काम नहीं था, ये एक ऐसा काम था कि पाकिस्तान की चूल्हे ला सकता था। अगर ये उन्होंने अफगानिस्तान में ना आना होता अमरीकियों ने, तो ये इसी के ऊपर हमें मिसाल बना दी जाती। फिर सारे झूठ बोले। मुशर्रफ के जिस कमरे में आप बैठे थे उस वक्त आप मुशर्रफ के गोद में बैठे थे, और उस कमरे में आपकी जबान लड़खड़ा गई। पार्लियामेंट में जब आपने मुखालफत की तो आप मुशर्रफ ये तो किसी और तरफ चले गए। आप बताएं कि वॉर ऑन टेरर के ऊपर जब आप मुशर्रफ के साथ थे आपका क्या मौकफ था, इसमें क्या हर्ज है? सारे आप लोगों पर रिकॉर्डेड है। अब आप देखेंगे चंद दिनों में सोशल मीडिया पे वो सारी बातें आएंगी। उसके बाद इसलिए उन्हें दरमियान में कह दिया और इस तरह का नहीं ठीक। झूठ इतने बोले कि नवाज शरीफ के वक्त में बता देते ना कि नवाज शरीफ के वक्त में कितने ड्रोन अटैक हुए हैं। वो फरमान है जरदारी और नवाज शरीफ के, जहां पे सलाला हुआ, रेमंड डेविस हुआ, 3,500 अमरीकी को निकाला। ब्लैक वाटर को किसने पाकिस्तान से निकाला? जी को किसने पाकिस्तान से निकाला?
डैना कॉब को किसने पाकिस्तान से निकाला? जब ये सारे बातें, उस वक्त जरदारी की हुकूमत थी, क्रेडिट दें जरदारी को। ईरान से गैस पाइपलाइन किसने साइन की? अमेरिका की मौजूदगी में। चाइना को ग्वादर किसने दिया, जो मुशर्रफ जो है सिंगापुर को दे चुका था? किस तरीके से वापस लिया गया? किसी को कानो कान खबर हुई है? रिक्को डिक के ऊपर तो आपको 7-6-7 बिलियन फाइन हुआ। गवादर का पता है क्या कंपनसेशन हमने दी होगी उस वक्त गवादर में? जी इतना मेरा अपना ख्याल है कि वज़ीर आज़म सब तलाशी दें, गिनती करवाएं। आप समझते हैं कि कोई खास इसमें कोई अमरीकी साजिश नहीं है। नियाज़ साहब, अगर आपके आर्गुमेंट को समझ कर दूं तो आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में फॉरेन पॉलिसी में ऐसी चीज नहीं हुई, खास करके जो इससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी डिफरेंट किस्म के फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस थे, लेकिन वो इसको खामोशी से करते थे, और इमरान खान साहब की हुकूमत में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। सवाल इस हवाले से था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, आपने कहा कि वो बन ही नहीं सकती। हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका प्रोक्योरमेंट ऑर्डर जो है फंड्स के लिए, क्योंकि कानून बन गया, पहले कानून नहीं था, कानून बन गया, लेकिन उसकी फंडिंग का ऑर्डर 2 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कभी उसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस ही नहीं किया ताकि उसकी फंडिंग दी जा सकती और वो मशीनें मिल सकती। तो बहरहाल वो मशीनें नहीं है। मैं वापस आ जाता हूँ इरशाद आरिफ साहब की तरफ। इरशाद आरिफ साहब, आप कब समझते हैं कि इंतखाबात होंगे पाकिस्तान? देखिए जी, जो अपोजिशन कह रही है उसके मुताबिक तो 2 महीने ये हुकूमत चलेगी। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो मैक्सिमम 60 दिन दिए गए हैं इनको। 60 दिन में इन्होंने 3-4 काम करने हैं। एक तो इंतखाबी इस्लाहात जो की हैं इमरान खान साहब ने, वो रिवर्स करनी है। नैब कानून में तब्दीली करनी है इत्तेफाक राय से, यानी जो हुकूमत की, क्योंकि वो तो माइनस इमरान और माइनस PTI बात कर रहे हैं, उसको रिवर्स करेंगे। मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए कानून साजी होगी पार्लियामेंट से, और उसके बाद ये इलेक्शन करा दिए जाएंगे। ज़ाहिर बात है कि अगर ये 2 महीने के बाद होते हैं तो 60 दिन और लगा लें, कमोवेश 120 दिन में या 130 दिन में, 40 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह होंगे, क्या इमरान खान को भी उसी तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जिस तरह अपोजिशन मांग रही थी उनसे, या 18 के इलेक्शन की तरह होंगे जिसको अपोजिशन कहती है कि बाकायदा मैनिपुलेट किया गया, मैनेज किया गया? ये अब हम देखेंगे जब इलेक्शन हो रहे होंगे। यानी आप ये तवक्को करते हैं कि अब से तकरीबन 4 माह में पाकिस्तान में एक अर्ली जनरल इलेक्शन हो सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगर आदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो 4 माह से ज़्यादा नहीं लगेगा। 4 माह से ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो इंतखाबात कब होंगे? और फिर भी यही तकरीबन यही अरसा होगा, क्योंकि बजट के बाद इमरान खान साहब हुकूमत, अगर इमरान खान साहब बच जाते हैं तो बजट दे के वो भी हुकूमत तोड़ देंगे। वो 60 दिन के बजाय 70 दिन 80 दिन के बाद शायद हुकूमत तोड़ें, वो हुकूमत तोड़ें, यहीं रुकें। जी डॉक्टर दानिश, आपको भी यही लगता है कि इमरान खान बचे कि हुकूमत बचे ना बचे, अब पाकिस्तान को 4 या 5 माह में पाकिस्तान में अर्ली जनरल इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, एक तो सबसे अहम बात यह है कि पार्लियामेंट जो है ना, उसको ये इख्तियार है पाकिस्तान के आइन के तहत कि वो जो भी फ़ैसला करे उसमें आइन में तरमीम करे। अगर मेजॉरिटी वहाँ पे बैठे हुए लोग जो भी तरमीम करना चाहें, पाकिस्तान का आइन उनको इजाज़त देता है। और दूसरा ये है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए कोई भी चीज़ लाई जाती है, जाहिर है उसकी इतनी अहमियत नहीं होती है। अब रही बात कि अगर इमरान खान साहब अदम एतमाद की तहरीक जो आई हुई है और उसको वो देख रहे हैं कि वो शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, अगर वो उनको ये महसूस ना होता तो वो कभी भी अपोजिशन से ये इल्तिजा ना करते कि आप जो हैं वो अदम एतमाद वापस ले लें और मैं जो हूँ असम्बली तोड़ देता हूँ। तो गोया उनको पूरा यकीन है कि वो अदम एतमाद की तहरीक नाकाम कर रहे हैं और उनके पास लोग आ नहीं रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे अपोजिशन की ताकत में और अफरादी क़ुव्वत में इजाफा हो रहा है। अब आता हूँ मैं कि अगर ये फ़ैसला जो इतवार को होना है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं रहेगी, तो यकीनन ये तय हुआ है अपोजिशन में
कि जनाब एक ख़ास अरसे के बाद असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी और जनरल इलेक्शंस में जाया जाएगा। और जाहिर है उससे पहले कुछ आइनी वहाँ जो आपके इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से हैं, दूसरे कानूनी नुकात हैं, उसको पार्लियामेंट के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं, पार्लियामेंट के ज़रिए जो है वो रेक्टिफाई किया जाएगा। और अगर ईवीएम, जिसके बारे में ख़ुद ये कहा जाता है, देखिए आरटीएस का भी एक निज़ाम था, उसको भी आपने देखा है प्रैक्टिकली। ईवीएम के बारे में जो जिसकी क्रिएशन थी, और आईटी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से पूछ लीजिए कि एक आपके समरी मौजूद है जिसके ऊपर उन्होंने खुद ये कहा है कि साफ और शफाफ इलेक्शन देने की गारंटी ईवीएम के ज़रिए नहीं दी जा सकती। अगर ईवीएम को आप नादरा के हवाले करते हैं और नादरा उसको ऑपरेट करता है, तो भी ये क्या गारंटी है कि नादरा जो उस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट के अंडर में होगा, इलेक्शन कमीशन के अंडर में होगा, वो सही फैसला कर सके। तो इस साफ और शफाफ इंतखाबात होने की जिम्मेदारी नीयतों पे मुनसर करती है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो तमाम लोग जो इलेक्शन करा रहे हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन, वो किसी दबाव के तहत, किसी भी दबाव की बुनियाद पे आपके फैसले को करने के बजाय आइन और कानून ने जो उनको खुद मुख्तार और इख्तियार दिया है उसके ऊपर फैसला कराएं। आप ईवीएम में कराएंगे तो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप ईवीएम के बाहर कराएंगे तो भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। मसला ये है कि आया आप इंतखाबात को मैनिपुलेट करना चाहते हैं या साफ और शफाफ। और इसके साथ साथ माजरत के साथ पाकिस्तान में अहम तरीन जो स्टेक होल्डर हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होगा कि वो जो साफ और शफाफ इलेक्शन कराना चाहें। ठीक, हफीजुल्लाह नाइस साहब, अमूमन देखा गया 90 की दिहाई से अब तक हम देखते हैं कि जिस हुकूमत को निकाला जाता है, जो हुकूमत निकल जाती है, कभी उसे अगले इंतखाबात में वापस नहीं आने दिया रहा था। 1988-90 की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, 1990 और 93 की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, 1993 और 96 की मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत, 1997 और फिर 99 के बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। तो हमेशा पैटर्न जो है वो यही रहता है कि जो हुकूमत जाती है वो वापस पाकिस्तान में अगली दफ़ा नहीं आ सकती है। इस हवाले से बात करेंगे। सईद गनी साहब ने मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सईद गनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही होगी। जी आ रही है, जी आवाज़ आ रही है। सईद गनी साहब, हम सुन रहे थे कल रात से, आज सुबह से मसलसल सुन रहे थे कि शायद ये भी मुमकिन है कि अपोजिशन अपने अदम एहतमाद की तहरीक को विड्रॉ कर ले और उसके नतीजे में हुकूमत असम्बलियाँ तोड़ने की समरी भेज दे और फिर हुकूमत ही एक अर्ली इलेक्शन की तरफ चली जाए। क्या इस चीज़ के अंदर कोई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़, किसी किस्म की कोई चीज़ इस तरह की हो सकती? देखिए डॉक्टर साहब, ये हुकूमत की, इमरान खान की ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन अपोजिशन इस वक्त जिस स्टेज पर है, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल लगता है। जब अपोजिशन ने अपने नंबर शो कर दिए हैं और ये सबको पता है कि वो 172 प्लस हैं और पीटीआई के नाराज अरकान के अलावा हैं। आज भी जब खान साहब ये बात कह रहे थे कि जी जो लोग धोखा दे गए, गद्दार हो गए, पता नहीं क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, आज तो वो असेंबली में थे ही नहीं, उसके बगैर ही मेजॉरिटी ऑपोजिशन के साथ थी। तो जो बातें उन्होंने कही पहले वो करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमहूरी रिवायात हैं दुनिया भर में, अगर किसी वजीर आजम के पास जो रिक्वायर्ड नंबर असेंबली में दरकार होता है वो नहीं है उनके पास, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। अब मुझे नहीं समझ आती बात, ये कह रहे हैं कि जो मुझे जानते हैं मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। भाई अगर तुम्हें 50 रन चाहिए आखिरी ओवर में तो फिर लड़ते रहो। शिकस्त तो आपका नसीब है ना, आपने चले तो जाना है, हार तो जाना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी इतवार के दिन भी वोटिंग हो जाए तो वो हो जाएगी। सही है, मैं समझता हूँ ये ज्यादा मुनासिब होता है इमरान खान की अपने लिए भी। सईद गनी साहब, इस प्रपोजल की तरफ, जिसे बहुत से हल्के इस प्रपोजल में थे कि अगर ऐसा होता है तो अपोजिशन को एक मुश्किल मईशत वाली नहीं हुकूमत लेनी पड़ती, उसको बजट नहीं बनाना पड़ता है, उनको इलेक्शन में मिल जाता है। बिकॉज ये तो हम सुन रहे हैं मसलसल कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं PMLN, वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंतखाबात हों। वो सिर्फ 2 माह से 3 माह के दरमियान हुकूमत चलाना चाहते हैं, उसमें वो इलेक्टोरल इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं, उसके बाद वो एक आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। क्या पीपल्स पार्टी भी एक फौरी तौर पर एक आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहती? डॉक्टर साहब देखिए, ये जो नो कॉन्फिडेंस का पूरा मूव है, ये इमरान खान साहब भले कहते रहे कि 7 तारीख को हमें वो मरासला मिला और उसके बाद उसमें जिक्र था और उसके बाद नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन था सबमिट हुआ था। ये बात तो पिछले 1 साल से चल रही है और पिछले 3-4 महीनों से बड़ी तेजी से बात आगे बढ़ी है।
अच्छा, ये जो इश्यूज आप बता रहे हैं इसमें बिलाशुबा ये इश्यूज हैं और चैलेंजेस हैं, लेकिन जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं उन्हें भी इसका एहसास है और यकीनन इन तमाम इश्यूज पर भी और हुआ है, बात हुई है। लेकिन जो तजवीज़ इमरान खान की तरफ से अब आई है, जब उनको यकीन हो गया कि अक्सरियत उनके पास नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ताख़ीर हो गई। शायद अगर जब ये मोशन सबमिट हुआ था और इसको अभी टेबल नहीं किया गया था, उस वक्त अगर ये शायद बात होती तो मुमकिन है कि शायद इससे कोई रास्ता निकल जाता। लेकिन अब जिस स्टेज पे सारी चीजें आ गई हैं, अब तो कोई रास्ता नहीं है और मुश्किलात यकीनन होंगी। लेकिन ऑपोजिशन की जमातों ने अगर मिलकर आगे चलना है तो मुझे यकीन है कि बेहतरी होगी। जो इस वक्त मईशत की हालत है कि डॉलर 185 पे पहुंच गया है और दीगर जो इंडिकेटर्स है वो भी कोई खाता ख्वाह इतने हौसला अफजा नहीं है, तो बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी, मजीद इससे खराब नहीं होंगी। आपकी बात से मुझे आपकी बात में बड़ा वजन महसूस होता है जब आप ये कहते हैं कि चीज़ें एक ऐसे नहज पे आ चुकी हैं जहां अब इस किस्म का विड्रॉल होना या असेंबलियों की तोड़ना या हुकूमत को मौका देने की अब अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये तो चीज़ हुकूमत अगर कई हफ्ते पहले कर लेती तो शायद इस पर गुफ्तगू शनीद जो है वो हो सकती थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें आपके लिए अट्रैक्शन ये है कि अगर आप हुकूमत, तो इन मुश्किल हालात में जो आप हुकूमत बनाएंगे वो आपके हिसाब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिसाब से, उसको कितने महीने चलना होगा? और तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि जी पीटीआई की हुकूमत है तो मुश्किलात में है, जो नहीं आएगी वो भी मुश्किलात में होगी, इस वक्त किसी एक पार्टी की बात नहीं है। इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो मुल्क के लिए हैं, मुल्क के लोगों के लिए हैं। मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए और इमरान खान साहब तो मुझे हैरत है, आज जब वो बड़ी मजे की बात कर रहे थे वो कह रहे हैं अगर तो PMLN के, पीपल्स पार्टी के और मौलाना के एक दूसरे के खिलाफ बयान देख लें तो आपको बड़ी हैरत होगी। भाई आप सारे छोड़ दें, इमरान खान के बयान देख लीजिए कि वो क्या थे और वो क्या कुछ कह रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि आज जो उनकी बातें थी मुझे तो बड़े अपसेट लगे, कंफ्यूज लगे, लेकिन बहरहाल 2 दिन उन्होंने और गुजारने हैं अपने ऑफिस में, वो गुजार लें। जो चैलेंजेस हैं उसको इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान से ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और हो सकता है कि फौरी तौर पर ना सही, लेकिन आगे चल के कुछ ना कुछ हाल मईशत जो है वो ठीक हो जाएगी। नहीं, वो मईशत का तो मैं तो कह रहा हूँ कि कितने माह आप इस हुकूमत को चलाना चाहेंगे? जो कोएलिशन हुकूमत होगी जिसपे आप भी हैं, PMLN भी है, उसमें MMA भी है, उसके अंदर और भी जमातें हैं, सिर्फ 172, तो ये कितने माह ये हुकूमत चलाना चाहेंगे? लेकिन मैं तो इस वक्त मेरे पास तो ये नहीं इख्तियार कि मैं ये बात कहूँ कि जी कितने महीने चलेगी, लेकिन मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऑपोजिशन की जमातों में इस बात पर इत्तेफाक है कि कितना अर्सा वो चलाना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सॉर्ट आउट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में चल जाए। वो चीज़ें क्या हैं? हम इंतखाबी इस्तिलाहात का मसलसल सुन रहे हैं, नैब के कवानीन का सुन रहे हैं, क्या चीज़ें हैं वो? इंतखाबी इस्लाहात भी और बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने अपने ओहदों से हटना, इमरान खान के अलावा भी। मतलब जिसमें नेशनल असेंबली के स्पीकर हैं, सेनेट के चेयरमैन हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं। क्या इसमें सूबाई हुकूमतें यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमतें हैं उनको बदलने का भी इसी टाइम पीरियड में फैसला किया जाएगा? जी, वो बहुत ज़रूरी है। जो प्लान ऑपोजिशन का है, अगर हमने वो जेन्युइनली वो रिफॉर्म्स करने हैं और अगले इंतखाबात को साफ और शफाफ बनाना है तो पंजाब से तो यकीनी तौर पर फौरी तौर पर वो ख़त्म हो जाएगी गवर्नमेंट, लेकिन इंशाल्लाह ताला KPK से भी बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब, हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं। वो हमें बता रहे थे कि अपोजिशन के कैंप में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस तकरीर को किस तरह से देखा गया, कंफ्यूज देखा गया, परेशान लगे, घबराए हुए लगे, और अब अपोजिशन बड़ी मुतहद है और बड़ी पुरुमीद है कि इतवार के दिन 2-2.5 दिन रह गए हैं, इतवार के दिन हुकूमत फॉल कर जाएगी और उसके बाद अपोजिशन एक नई हुकूमत जो है वो बना सकेगी। सईद गनी साहब बहुत शुक्रिया। वापस आता हूँ इरशाद अहमद आरिफ साहब की तरफ। इरशाद अहमद आरिफ साहब, तो फिर एक तरह से अपोजिशन अब बहुत पुरएतमाद है कि वो अब एक हुकूमत बनाएंगे और वो हुकूमत कुछ मुद्दत ही चलेगी जिसमें कि सूबाई हुकूमतों को भी ख़त्म किया जाएगा, पंजाब को तो ख़त्म किया ही जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को भी गिराया जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को बदला जाएगा, उनकी इम्पीचमेंट होगी, स्पीकर नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट जो हैं उन्हें भी बदला जाएगा। उसके अलावा इंतखाबी इस्लाहात होंगी, इलेक्शन के कवानीन को बदला जाएगा, शायद नैब के कवानीन को बदला जाएगा। कुछ और भी आपको समझ आता है इरशाद साहब?
मैंने अर्ज़ किया है ना कि हुकूमतों को बदला जाएगा, नैब कवानीन को बदला जाएगा, इंतखाबी इस्लाहात होंगी, जो ज़ाहिर बात है मौजूद जो कवानीन हैं जो बनाए हैं इन्होंने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ है वोट का, मेरे ख़्याल वो भी ख़त्म किया जाएगा और मियाँ नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए भी कानून साजी होगी और उसके बाद इलेक्शन करा दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमतें अगर ख़त्म करनी है तो फिर ये मौलाना फजल रहमान ने तो कहा था कि सिंध की हुकूमत कायम रहेगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर बाकी सूबाई हुकूमतें कायम रहेंगी तो सिंध की कायम नहीं रहेंगी, चली जाएंगी तो सिंध की हुकूमत कायम रहेगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा वैसे जो आइन है और कानून है इलेक्शन का वो ये है कि इलेक्शन पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के एक दिन होंगे। तो इस कानूनी मूशगफी की बुनियाद पर या मजबूरी की बुनियाद पर हमारे यहाँ ये रिवायत कभी नहीं कायम रह सकी कि कौमी असम्बली डिज़ाल्व हो जाए और सूबों में हुकूमतें कायम रहें और वो इलेक्शन करा दें, मरकज़ में हो जाएं और सूबों में ना हों। तो अगर डिज़ाल्व हुई हुकूमतें बाकी सूबाई तो फिर मेरे ख्याल सिंध की भी होगी। ये नहीं हो सकता कि पंजाब की हो जाए और खैबर पख्तूनख्वा के हो गए सिंध की। इलेक्शन जब भी होंगे एक ही दिन होंगे, तमाम असम्बलियों के होंगे। अब उसके नतायज क्या होंगे ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि माजी का हमारा तजर्बा ये है कि जो हुकूमत जाती है उसको किसी सूरत नहीं आने दिया जाता और शायद इमरान खान साहब को भी बाई हुक कर क्रोक बिल्कुल रोका जाएगा। अलबत्ता उसके बाद इमरान खान साहब क्या करते हैं नई हुकूमत के साथ और नई हुकूमत कितना अरसा चल पाती है ये एक हम देखेंगे, हमारे सामने होगा सारा कुछ। आपने जो बहुत सी तब्दीलियों का जिक्र किया वहाँ आपने एक बहुत दिलचस्प बात थी कि कवानीन में तब्दीली की जाएगी और नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत है उसे ख़त्म किया जाएगा। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें, वो कैसे होगा? मतलब उसके लिए क्या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी असम्बली से? ये अब मैं कोई कानूनी माहिर ही कह सकता है। मैं ये इस बात पे इस वजह से कह रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से जो लोग डायलॉग करते रहे हैं, जो बात करते रहे हैं, उनके जहन में ये है कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है और मुझे मेरी नाअहली ख़त्म होनी चाहिए नाअहल, और मुझे इलेक्शन लड़ना है और लड़ने के बाद वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मैं हूँगा। ये जो अब शहबाज शरीफ साहब बनेंगे ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगी, ये मुस्तकिल नहीं होगी। जब उनसे कहा गया कि मरीम नवाज़ को ये मौका दिया जाता है तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना शहबाज शरीफ ना मरीम नवाज़, मैं ही उम्मीदवार हूँ वज़ारत उज़्मा का। और जब भी ये नया सिस्टम आएगा तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होगी मियाँ नवाज शरीफ साहब की, वो ये कि असम्बली कानून पास करे, उस नाअहली को ख़त्म करे और उसके बाद जब इलेक्शन हो तो वो हिस्सा लें और वज़ीर आज़म बने। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है। मेरा सवाल ये है कि असम्बली सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन की नाअहलियत को किस तरह से ख़त्म करेगी, किस कानून को तब्दील करेगी असम्बली? ये 62F जो है इसमें तब्दीली लाई जाएगी ना, मुस्तकिल ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाएगा। जब आप 62 और 63 में तरमीम लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की थी जी, 62 के F में तब्दीली लाएंगे। उमर ये जो मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोड्यूसर साहब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो हैं उनको अगर हम ले लें ऑनलाइन फ़ोन के ऊपर, उनसे हम समझ सकें, क्योंकि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, आप इजाज़त दें की, वो भी अभी तक जो है उनके खिलाफ भी एक कन्विक्शन है। और इसी तरह से नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो लंदन में है, मुझे मौका दे तो मैं बताया गया था कि वापस नहीं आ सकते, अब वो वापस आना चाहते हैं। जी बिल्कुल, मैं आप ही की तरफ आना चाह रहा हूँ सर। मैं प्रोड्यूसर साहब को बता रहा था कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी ले लें। जी डॉक्टर दानिश साहब, आप वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो है फैसला, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसका अब कोई आइन में ऐसी तब्दीली होगी जिसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब 4थी दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सके। देखिए, 3 तरीका ऐसा है जिसके तहत नवाज शरीफ की जो ये नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी। एक है फैक्टो बेलारस का केस है जो 2004 का है, जिसमें एक फ़ैसला हुआ और वो फ़ैसला अपील में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद टर्न डाउन कर दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को ख़त्म कर सकती है। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन यानी पार्लियामेंट है
जहां 2/3 मेजॉरिटी से इस फैसले को तब्दील किया जा सकता है। आप इन्होंने जो 62(1)(f की बात की है, मैं इस पे आने से पहले एक और बहुत आसान तरीका बता देता हूं, और वो है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जनाब जहांगीर तरीन साहब की और जनाब नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है वो ख़त्म की जा सकती है। और उसके दलाइल में मैं ये कहूँगा कि जनाब जस्टिस चौधरी इफ्तिखार साहब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और फिर रिव्यू पे वो गए, उनको सज़ा हुई, लेकिन फिर आपने देखा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऑर्डर जारी किया था, उनको बहाल कर दिया गया था। तो ये 3 तरीक़ेकार हैं जिसकी बुनियाद पर इनको क्लियर किया जा सकता है। अब आते हैं 62(1)(f में। देखिए 62(1)(f में ये जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट इस बात की वजाहत भी कर रही है कि हम आइन में एक नुक्ते की इजाफा भी नहीं कर सकते हैं, और उसका इख्तियार इसलिए नहीं है कि 175(2) के तहत जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के कोई एक नुक्ते का इजाफा नहीं है जो कानून और आइन में नहीं है। और फिर उन्होंने दूसरी बात जो वजाहत की, उन्होंने ये की कि 63A के गैप को सुप्रीम कोर्ट फिल नहीं कर सकती है, ये काम पार्लियामेंट का है। 62(1)(f में भी कोई मुद्दत नहीं दी गई है, तो इसका मतलब है कि 62(1)(f की को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तो इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ये इस्टेब्लिश कर सकती है कि ये आदमी खाइन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको तायात नायल, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जितना मैं लीगल एक स्टूडेंट के हैसियत से समझता हूँ कि 62(1)(f में भी मुद्दत क्लियर मुद्दत नहीं है। चुनांचे वो जो फैसला था आज के सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक भी वो जो फैसला था वो गैर आइनी और गैर कानूनी था, क्योंकि 62(1)(f में भी कोई क्लियर चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए कि जब इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान का फैसला जो है वो आइन में जो एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बाद जब पार्लिमानी कमेटी ने वो उसको डिसाइड नहीं किया, तो फिर आज की हुकूमत ने स्पीकर ने रिकमेंड किया और सदर ने उसको जो है वो अपॉइंट कर दिया 2 इलेक्शन कमीशन को, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि इलेक्शन मेरे साथ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर नहीं है। शाह खावर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। शाह खावर साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। शाह खावर सलाम अलैकुम, आपको रहमत इसलिए दी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस और इस्तदा पे हमें ज्वाइन किया। यहाँ ये बात हो रही है कि जब हुकूमत अगर फॉल करती है और एक नई इंटरिम गवर्नमेंट आती है, तो एक चीज़, बहुत सी चीज़ें जहाँ वो करना चाहते हैं वहाँ वो 2/3 मेजॉरिटी से वो आइन को इस तरह से बदलना चाहेंगे कि नवाज शरीफ साहब की जो अहलियत का मसला है, नाअहलियत है, उससे भी ख़त्म किया जाए। इसका क्या तरीक़ाकार होगा? नवाज शरीफ साहब की अहलियत का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने किया था। बात यह है कि वो जो नाअहलियत का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया था, और वो उन्होंने आर्टिकल 62(1)(f जो है उसको इंटरप्रेट करके किया था। हालांकि अगर देखा जाए तो आर्टिकल 62(1)(f में या इवन 63 में भी ये जो ताउम्र नाअहलियत है ये कहीं पे भी प्रोवाइडेड नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट में ये एक तोजी निकाली थी कि जो जिसको कोई भी अदालत डिक्लेयर कर दे कि वो सादिक और अमीन नहीं है, तो वो चूंकि सादिक और अमीन जब नहीं है तो वो फिर किसी सूरत में भी कोई भी मुंतखब ओहदा जो है वो फिर लेने के लिए अहल नहीं होगा। सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए तो फिर एक वाज़े तौर पे तो आईनी तरमीम होनी चाहिए कि जिसमें ये वाज़े हो, या तो उसमें टाइम फ्रेम हो या जो भी है, वो तो खैर पार्लियामेंट का काम। दूसरी सूरत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन जो है वो फाइल हुई है, अभी हाल में भी हुई, जिसमें कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब की तरफ से हुई है। लेकिन उससे पहले भी कोई 5-6 आईनी दरखास्तें इस तरह की पेंडिंग हैं जिसके ऊपर लीव भी ग्रांट हुई है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा था कि इसको मुनासिब वक्त में एक लार्जर बेंच इसको सुन सकता है, देख सकता है कि ये जो नाअहली है ये मुस्तकिल होनी चाहिए, या इसका कोई टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। सही है। लेकिन इसका जो बेस्ट फोरम है वो तो पार्लियामेंट है। इसमें खावर साहब थोड़ा सा, मैं कुछ सिविल सर्वेंट्स के साथ बात कर रहा था, बल्कि वो किसी ने मुझे कॉल करके बताया था कि ये जो सब डिबेट चल रही थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पिटिशंस आई हुई हैं, यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जब आप ये कहते हैं, जैसे किसी सिविल सर्वेंट के बारे में जब आप ये डिटर्मिन कर देते हैं, ट्रिब्यूनल फैसला कर देता है कि भाई ये दयानतदार नहीं था, इसने खयानत की है, ये डिसऑनेस्ट है, तो फिर वो ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा पब्लिक सर्विस में वो आ सके।
अब ये कैसे आइन में लिखा जाएगा कि अगर एक पॉलिटिशियन जो है जिसके बारे में अदालत ये फैसला कर देती है कि ये सादिक और अमीन नहीं रहा, इसने डिसऑनेस्टी की है, ये ऑनेस्ट नहीं था, इसने पब्लिक सर्विस का अपना कंडक्ट ऑनेस्टी से नहीं किया, तो उसको महज 5 साल के लिए या कुछ मुद्दत के लिए समझा जाएगा। यानी ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी उसकी जो है एक दफ़ा डिटर्मिन हो गया कि कैरेक्टर ही ठीक नहीं है, तो फिर वो लाइफ का नहीं होगी डिस्क्वालिफिकेशन, बल्कि एक मुद्दत के लिए होगी। इसकी लॉजिक कैसे निकाली जाएगी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं कि ये आर्टिकल 63 का आपने हवाला दिया, उसमें कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। अच्छा, अभी आपने सिविल सर्वेंट्स की बात की, तो उसमें आर्टिकल 63 पे ये है कि कोई ऐसा सरकारी मुलाजिम या सिविल सर्वेंट जिसको जबरी रिटायर कर दिया गया हो या जिसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया गया हो और उस डिसमिसल को गुजरे हुए 3 साल अगर हो जाए तो उसके बाद फिर वो अहल हो जाएगा। ये आर्टिकल 63 में है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ किसी भी कंडीशन पे या उसके बारे में हो गया, किसने डिसऑनेस्टी की है, करप्शन की है, फिर भी वापस आ जाएगा। किसी ने मिसकंडक्ट ही किया है तो फिर उसको निकाला जाएगा ना सर्विस से। ठीक है, मिसकंडक्ट में डिसऑनेस्टी भी हो सकती है, उसमें मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी हो सकती है, मेल प्रैक्टिसेस भी हो सकती है, तो उसमें मेजर और माइनर पेनल्टीज हैं। लेकिन जो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है या जबरी रिटायरमेंट है, ये तो मेजर पेनल्टी है। ये तो एम्बेजलमेंट में भी हो सकती है, नेग्लिजेंट के ऊपर भी हो सकती है, या स्वेयर मिसकंडक्ट के ऊपर। तो इसलिए जब एक बंदा जो है वो किसी जुर्म में सजा याफ्ता हो और वो सजा को कंप्लीट हुए हुए 5 साल गुजर गए हों, तो आर्टिकल 63 के तहत वो भी अहल है। और इसके अलावा आपने देखा है कि जब तौहीन अदालत में किसको सजा हो गई हो और उसको 5 साल गुजर गए हों, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को सिर्फ सजा हुई थी राइजिंग ऑफ द कोर्ट तौहीन अदालत में, लेकिन वो फिर 5 साल के लिए उनको नाअहल हो गए थे और बाद में वक्त गुजरने के साथ वो अहल भी हो गए। ठीक है, इसलिए बहुत सारी नाअहलियतें जो हैं जो आर्टिकल 63 में दर्ज हैं, जी, वो वक्त के साथ खत्म हो जाती है। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझा कि नाअहलियत में भी फर्क है। जैसे आपने एग्जांपल दी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का तो ये था कि अदालत का हुक्म माना या नहीं माना, राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक जो है उनको उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्चर पास हुआ और वो बाद में 5 साल के बाद खत्म हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो सादिक और अमीन का है कि सादिक और अमीन ही नहीं है, ऑनेस्ट ही नहीं है, उसके लिए तो कुछ और ही। देखिए उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सादिक और अमीन का जिक्र किस में है, आर्टिकल 62 में, वो भी 62(1)(f) में है, जो ये कहता है कि ऐसा शख्स जो है वो मेंबर पार्लियामेंट का अहल होगा जो सादिक और अमीन होगा जब तक कि उसको किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने अदरवाइज ना डिक्लेयर किया हो। तो उसमें तो सजा मुतय्यन उसमें भी नहीं है। ये जो सजा उसको जो परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उन्होंने इसकी तशरीह की हुई, और वो चूंकि अगर इसको आईनी दरखास्त में देखा जाए और एक लार्जर बेंच उसके ऊपर जो अगर बैठ जाए तो वो अपनी पिछली जजमेंट को रिविजिट कर सकते हैं और इसकी तशरीह कर सकते हैं कि इसमें भी कोई या तो टाइम फ्रेम होना चाहिए, और या जो है इसमें कोई ये पार्लियामेंट को भी हिदायत कर सकते हैं कि पार्लियामेंट इसको, चूंकि ये हमारी डोमेन में नहीं है, पार्लियामेंट इसको देख सकती है और उसमें वाज़ेह एक तरमीम करके इसमें एक टाइम फ्रेम। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब ने बड़ा जबरदस्त कर दिया कि 2 तरीके हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक लार्जर बेंच भी अपने पिछले ही फैसले को रिव्यू कर सकता है, उसके बारे में पार्लियामेंट को हदायत भी दे सकता है, और खुद पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी से एक अमेंडमेंट लाई जा सकती है जिसमें 62(1)(f) और 63 जो हैं उनको रिव्यू किया जा सकता है। वहाँ की उसकी लैंग्वेज जो है वो बदली जा सकती है। आईनी हवाले से हमेशा खामोश रहा, वहाँ ये लिखा भाई नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन उम्र भर की होगी। इसकी तशरीह कि सादिक और अमीन अगर एक शख्स नहीं है तो वो सारी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई होगा, इसकी तशरीह तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक जजमेंट में की थी। स्पेशल ब्रॉडकास्ट जो है वो जारी रहेगी। अब तक इतना ही, बहुत शुक्रिया।